इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं महात्मा गांधी अस्पताल जयपुर। नमस्कार, A1 टीवी के इस खास कार्यक्रम हेलो डॉक्टर में आज आपका फिर स्वागत है। मनुष्य के सारे शरीर का संचालन, सारी क्रियाओं का संचालन उसके मस्तिष्क से होता है। भले से हम लोग कहते हैं कि आदमी दिल से सोचता है या आदमी दिमाग से सोचता है, पर दिल तो केवल हृदय जो होता है वो पंप करता है खून को। वो दिल जो होता है वो भी दिमाग में होता है और दिमाग जो होता है वो भी दिमाग में होता है। मस्तिष्क ही सारी क्रियाओं का संचालन करता है। वहाँ हम सोचते भी हैं, कल्पनाएं भी होती है, सपने भी होते हैं, भावुकता भी होती है, योजनाएं भी बनाते हैं, रणनीति बनाते हैं और पता नहीं क्या क्या करते हैं। और वहीं से निर्देशित होता पूरा शरीर के हाथ उठना है, क्या बोलना है, क्या करना है, सब कुछ। मस्तिष्क केंद्र बिंदु है पूरे जीवन का, हम सबका। मस्तिष्क के बहुत सारे रोग होते हैं, कुछ अपने आप हो जाते हैं, जटिलताएं होती हैं और कुछ एक्सीडेंट की वजह से मस्तिष्क को चोट पहुंचती है और उनकी इमीडिएट सर्जरी करनी पड़ती है। इसलिए आज हम बात करने जा रहे हैं मस्तिष्क की सर्जरी को लेकर। हमारे साथ हैं प्रोफेसर डॉक्टर रोहिन भाटिया, महात्मा गांधी अस्पताल में प्रोफेसर हैं न्यूरो सर्जरी के, और काफ़ी लंबा अनुभव है न्यूरो सर्जरी का। हजारों ऑपरेशन उन्होंने अपने जीवन में किए हैं। डॉक्टर रोहिन भाटिया, आपका बहुत स्वागत। आज हमारे दर्शकों को आप बताएंगे कि कोरोना काल में जो हालात पैदा हो गए हैं, मनोविज्ञान की बात तो मैं नहीं करता, भय तो फैल ही गया है, लेकिन इसकी वजह से क्या मस्तिष्क पर कोई प्रभाव पड़ता है? साइकोलॉजिकल तो डिप्रेशन आ जाता है, आदमी भय की स्थिति में अलग तरह सोचने लगता है, आशावाद खत्म हो रहा है, लेकिन मस्तिष्क की जो बनावट है और सोचने का जो तरीका है, काम करने का तरीका है, उस पर क्या कोरोना कोई असर डाल रहा है? कोरोना जिनको हो गया और कोरोना जिनको नहीं हुआ, लेकिन कोरोना की बात सुन सुनकर। जी अनिल जी, पहले आपको और सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार मालूम हो। ये जो आपने बोला है कि कोरोना काल के अंदर मस्तिष्क में कोई चेंजेस होते हैं क्या? मस्तिष्क में एज सच कोई चेंजेस नहीं होते हैं, मस्तिष्क तो वैसा ही है, लेकिन हाँ, मनोवैज्ञानिक ज़रूर प्रभाव पड़ रहे हैं। लोग डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं, लोगों को अपने नौकरी की चिंता रहती है, अपने बाल बच्चों की चिंता रहती है, घर में रहना पड़ता है, इस वजह से भी उनको बहुत डिप्रेशन हो रहा है। बट एज सच मस्तिष्क के अंदर कोई चेंजेस हो ऐसा नहीं है। लेकिन जैसे कोरोना से जो ग्रस्त है व्यक्ति, जिसको कोविड-19 का जो शिकार हो गया है, फेफड़े की बात तो सार्वजनिक हो गई है कि फेफड़े में संक्रमण फैलता है और सांस लेने में दिक्कत होती है और उससे ऑक्सीजन का लेवल गिरता रहता है। तो क्या कोरोना का जो ये कोविड-19 है, वायरस है, ये दिमाग को भी संक्रमित करता है? एक सवाल। दूसरा सवाल ये है कि ऑक्सीजन लेवल गिरता है तो दिमाग को भी ऑक्सीजन मिलना कम होती है, तो क्या उसका कोई कुप्रभाव पड़ता है? जी हाँ, देखिए, जो ब्लड पंपिंग है वो लंग्स के द्वारा और हार्ट के द्वारा पंपिंग होके ब्रेन को भी ब्रेन सर्कुलेशन पहुंचता है। और नॉर्मली ये माना जाता है कि 95% से ऊपर ऑक्सीजन सैचुरेशन है तो कोई भी चिंता करने की बात नहीं है। लेकिन जब ऑक्सीजन सैचुरेशन 90 से कम होता है तो ब्रेन के अंदर सर्कुलेशन कम होता है और ब्रेन की जो नॉर्मल क्रियाएं हैं वो अफेक्ट होना शुरू हो जाती हैं। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि जब भी कभी आपको फीवर हो और आपको जिस तरह से कोविड सिम्टम्स के बारे में बताया गया है, आप उनके बारे में जानकारी रखें। और आपको लगे कि आपको सांस की दिक्कत हो रही है तो पल्स ऑक्सीमीटर्स के बारे में बताया गया है सबको कि पल्स ऑक्सीमीटर सबको अपने पास रखने चाहिए। पल्स ऑक्सीमीटर में आप देखिए, अगर आपका सैचुरेशन 95 के ऊपर है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन अगर 93 से 95 है तो वो थोड़ा सा अलार्मिंग हो जाता है और 90 से नीचे आते ही आपको डॉक्टर से संपर्क करना होता है। जी, लेकिन जिनको संक्रमण हो गया है, फेफड़े संक्रमित हो गए, तो क्या ये कोविड-19 का कोई आफ्टर इफेक्ट ठीक होने के बाद या ठीक होने से पहले भी क्या दिमाग पर होता है, मस्तिष्क पर होता है क्या? नहीं, मस्तिष्क में तो खाली यही प्रभाव है कि ऑक्सीजन सैचुरेशन कम होगा तो ब्रेन का सर्कुलेशन कम हो जाएगा। ऑक्सीजन जो है वो कम होगा ब्रेन का, तो ब्रेन की जो नॉर्मल एक्टिविटीज़ हैं, जो ब्रेन अपनी एक्टिविटीज़ कर रहा है, देखिए ब्रेन सारे पूरे बॉडी को गवर्न कर रहा है, तो ब्रेन का कोई भी पार्ट जहाँ पे ऑक्सीजनेशन कम हुआ और ब्रेन सर्कुलेशन कम हुआ और वो अफेक्ट हो गया तो उस पर्टिकुलर एरिया का जो फंक्शन है
वो फंक्शन अफेक्ट हो जाएगा और उसकी वजह से उस पर्टिकुलर एरिया का फंक्शन बॉडी नहीं कर पाएगी। ब्लड सर्कुलेशन कम हुआ या उसमें ब्लड में ऑक्सीजन की कमी हुई, जी तो जो ब्रेन बहुत सारी गतिविधियों को संचालित करता है जी उसमें हो सकता है किसी हिस्से में पूरा ब्लड नहीं पहुंचा हो या ब्लड में वो ऑक्सीजन का लेवल नहीं हो, तो उस मस्तिष्क के हिस्से के द्वारा किया जाने वाला काम प्रभावित होता है, दुष्प्रभावित होता है, कमजोर होता है, हो सकता है वो काम ना करे। जी। और कई बार मैं सुनता हूं कि कोमा में चला गया पेशेंट, जी जो कोरोना का पेशेंट है, तो वो मैं समझता हूं ऑक्सीजन की कमी के कारण ही कोरोना में जाता है या कोई और वजह भी होगी। जी बिल्कुल बिल्कुल ठीक बताया आपने कि जब ऑक्सीजन की कमी होती है तो ब्रेन के जो वाइटल पार्ट्स होते हैं, जिनको हम वाइटल सेंटर्स बोलते हैं, जी। जो रेस्पिरेटरी सेंटर्स हैं और कार्डियक सेंटर्स हैं, वो दोनों अफेक्ट होते हैं और उसकी वजह से ब्रेन जो है वो पेशेंट जो है वो कोमा में चले जाता है। जी। तो ये तब होता है जब बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन डिप्राइव हो जाती है ब्रेन को, और कई बार चोट की वजह से भी ऐसा हो सकता है। जी। दूसरा मैं सवाल ये करना चाहता हूं कि जैसे कोई आदमी कोविड से ठीक होके आ गया, जी पर ऐसा कहते हैं आफ्टर इफेक्ट्स, बहुत सारे साइड इफेक्ट्स बाद में होते हैं, तो क्योंकि उसको स्टेरॉइड भी दी होती है, रेमडेसिविर दी होती है, कई चीज़ें दी होती है, तो उसके कई साइड इफेक्ट होते हैं कोविड की वजह से, कहते हैं बाद में पता लगते हैं, तो मस्तिष्क पे कोई साइड इफेक्ट तो नहीं आ रहा? मस्तिष्क पे ऐसा तो साइड इफेक्ट नहीं होता है, लेकिन जो पेशेंट डायबिटिक्स होते हैं जिनको स्टेरॉइड दिया हुआ है, तो उनके अंदर डायबिटिक न्यूरोपैथीज थोड़ी सी एग्जेजरेट हो जाती है, थोड़ी सी बढ़ जाती हैं। हाँ जी। और उनको डायबिटिक लेवल्स अपने कंट्रोल, शुगर लेवल जो है वो कंट्रोल करके रखने चाहिए, क्योंकि स्टेरॉइड देने की वजह से कई बार शुगर लेवल्स बढ़ जाते हैं। जी जी। तो ये हमें बहुत ध्यान रखना है कि शुगर लेवल जो है वो कंट्रोल रहे, और उसके लिए एंडोक्राइनोलॉजिस्ट की कंटिन्यूअस जो मॉनिटरिंग है वो बहुत होनी जरूरी चाहिए। होती है। जी। और दरअसल इन दवाओं का असर नहीं, लेकिन दवाओं की वजह से जो चीज़ और हो जाती है शरीर में, डायबिटीज बढ़ जाती है, शुगर लेवल बढ़ जाता है, उसकी वजह से न्यूरोपैथी हो जाती है और बॉडी में कई सारे चीज़ें न्यूरोपैथी की वजह से जो होती हैं। जी डायबिटीज सामान्य केस में भी डायबिटीज बढ़ जाए तो हो जाता है, तो ये वो हो सकता है। जी। डॉक्टर साहब, ये एक बड़ा सवाल है कि कोरोना काल में और जब चारों तरफ भय का वातावरण है, तब भी कोई पेशेंट की सर्जरी संभव है क्या? क्या ऑपरेशन थिएटर में आप जाते हैं? क्या ऑपरेशन होते हैं? कौन से ऑपरेशन हो सकते हैं, कौन से ऑपरेशन नहीं हो सकते हैं, और कोई परहेज है क्या कोरोना पेशेंट से? अनिल जी, मैं आज भी ऑपरेशन करके आया हूँ। आज भी सुबह मैंने ऑपरेशन करा है 11 साल के बच्चे का, जिसको इमरजेंसी थी और जिसके सर में पानी भर गया था, तो उसके सिर के पानी को डाइवर्ट करने के लिए हमने एक ट्यूब डाली थी। तो मैं आज भी ऑपरेशन करके आया हूँ। ऑपरेशन कर रहे हैं, हाँ डेफिनेटली जो कोविड प्रोटोकॉल्स हैं, जो गवर्नमेंट ने हमें प्रोटोकॉल्स दिए हैं, उनके तहत हम कोशिश ये करते हैं कि हर पेशेंट का RT-PCR करा लें और HRCT करा लें, जिससे कि हमें पता लग जाए कि वो कोविड नेगेटिव है। जी। तो उसके बाद हम हर तरह के ऑपरेशन कर रहे हैं। महात्मा गांधी में 24 घंटे इमरजेंसी की सर्विसेज उपलब्ध हैं और हम लोग लगातार अपना काम कर रहे हैं। और अभी भी नहीं, उससे पहले वाले फर्स्ट लॉकडाउन के अंदर भी हमने लगातार अपना काम करा है और हर तरह की सर्जरीज करी हैं। डॉक्टर साहब, ये तो बहुत ही साधुवाद की बात है, आप बधाई के पात्र हैं कि कोविड का इलाज तो करने वाले जो डॉक्टर्स हैं वो तो हैं ही बधाई के पात्र, कोरोना वॉरियर हैं, लेकिन आप भी एक तरह से कोरोना वॉरियर हैं कि कोरोना के समय में भी अगर कोई दूसरी बीमारी लेकर आदमी पहुंच रहा है तो चारों तरफ सब तरफ कोरोना का हाहाकार मचा हुआ है, कोहराम मचा हुआ है, उसके अलावा भी कोई ऐसा रोग है और जिसकी वजह से इमरजेंसी है उसे, तो उसको डील किया जा रहा है, उसका ऑपरेशन किया जा रहा है, ये बड़ी बात है। इसका मैं निश्चित तौर पर आपको बहुत धन्यवाद देना तभी चाहता तो हूं। हम सबको कोरोना वॉरियर्स कहते हैं। हम सब, खाली मैं ही नहीं, सारा नर्सिंग स्टाफ, सारा पैरामेडिकल स्टाफ, हमारे वार्ड बॉयज़, हमारे स्वीपर्स, सब जी, लोग जी। लगातार काम कर रहे हैं। और हमें पता है कि हम लोग कितनी डिफ़िकल्ट सिचुएशंस के अंदर काम कर रहे हैं, कैसे हम PPE किट पहन के काम करते हैं, कितना उसमें पसीना आता है। मैं कई बार लोगों को कहता हूं कि आप लोग जो क्रिटिसाइज़ करते हैं, आप आके देखिए एक बारी PPE किट पहन के खाली 2 घंटे एक बारी सेवा करने के लिए हमारे साथ एक बारी कोरोना वार्ड में चलिए और देखिए हम लोग कैसे काम करते हैं। निश्चित तौर पर डॉक्टर साहब, इसमें कोई दो राय नहीं, जो PPE किट है वो एक तरह से आपका सुरक्षा कवच तो है ही, लेकिन आपके लिए बहुत बड़ी परेशानी का सबब भी है। उसे पहनकर काम करना, और वो भी काम करना जिसमें मस्तिष्क भी इन्वॉल्व है, हाथ भी इन्वॉल्व है, ऑपरेशन भी होना है, किसी की नस कटनी नहीं जाए, किसी की गलत तंत्रिका नहीं छिड़ जाए, बहुत सारी सावधानियों के साथ, और इस कोविड के भय के बीच में काम करना बहुत बड़ी बात है, इसमें कोई दो राय नहीं। डॉक्टर साहब, न्यूरो सर्जरी का बड़ा पार्ट है ऑक्सीजन और ऑपरेशन के बाद जो एक्सीडेंट हो जाते हैं रोड पर। जी। रोड एक्सीडेंट बड़ा ज़बरदस्त आपसे जुड़ा हुआ हिस्सा है कि जिसका सर फट गया है। आमतौर पर रोड एक्सीडेंट में सर फटते हैं और खून बहता हुआ आदमी आ रहा है, खून से लथपथ। पहले आप उसका कोरोना टेस्ट कराएंगे या पहले उसका ऑपरेशन करेंगे? सर, तभी हमें कोरोना वॉरियर्स बोला जाता है।
अगर कोई पेशेंट इमरजेंसी में आता है जिसके हेड इंजरी हुई है तो इमीडिएटली उसकी फर्स्ट एड करने के बाद उसका सीटी स्कैन कराया जाता है। सीटी स्कैन में अगर कोई ऑपरेटिव लीजन है जो कि उसके लिए लाइफ सेविंग है तो हम बिल्कुल वेट नहीं करते हैं कि हमें कोविड टेस्ट कराना है और हम उसको सबसे पहले सर्जरी में लेते हैं। डेफिनेटली हम लोग प्रिकॉशंस लेते हैं, हम लोग अपना डबल मास्क लगा के, फेस शील्ड लगा के, डबल ग्लव्स पहनते हैं और पीपीई किट पहन के और फिर उसकी सर्जरी करते हैं और करते हैं। मतलब उसे छोड़ते नहीं है भगवान भरोसे, बिल्कुल नहीं, सवाल ही नहीं या है। कि आरटीपीसीआर टेस्ट की रिपोर्ट आएगी तब देखेंगे, ऐसा नहीं होता है। बिल्कुल नहीं होता सर। अभी थोड़े दिन पहले की बात है कि मेरे पास एक पेशेंट आया था, रात को 2 बजे की बात है, इमरजेंसी थी और मैंने अपने सुप्रिंटेंडेंट को फ़ोन किया कि इमरजेंसी है और मुझे इस पेशेंट को लेना ही है, हर हालत में मैं आरटीपीसीआर का वेट नहीं कर सकता क्योंकि वो लाइफ सेविंग है पेशेंट के लिए। तो माय सुप्रिंटेंडेंट सेड गो अहेड, आप लोग पीपीई किट पहन के करिए और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप लोग। जी वाकई ये तो बहुत ही काबिल तारीफ काम है और ये इंसानियत का तकाजा भी है कि अगर आदमी खून से लथपथ, सर फटा हुआ है रोड एक्सीडेंट में, वो अपनी जीवन की लड़ाई लड़ रहा है, संघर्ष कर रहा है मृत्यु से, और आप उसके लिए भगवान बन के उभरते हैं। जब इंतजार नहीं करते कि कोरोना पॉजिटिव नेगेटिव इसका टेस्ट की रिपोर्ट आए, बल्कि अपनी जान को दांव पर लगाकर उसका ऑपरेशन करते हैं, उसकी जान बचाने की कोशिश करते हैं। बचा भी लेते होंगे निश्चित तौर पर, इसके लिए तो आपको हमेशा साधुवाद दिया जाएगा। फिलहाल लोगों को क्या है कि हेडेक होता है, सर में दर्द होता है और कई सारी परेशानियां उसके बाद डेवलप होती हैं। किसी को ट्यूमर, किसी को ब्रेन कैंसर, किसी को कुछ और, किसी ग्लैंड में ट्यूमर होता है। लेकिन लोग क्या है कि डर रहे हैं कि कोरोना के वक्त में क्या दिखाने जाएं, क्यों दिखाने जाएं, बच के रहो, कोरोना नहीं हो जाए, कहीं वापस हम लेकर नहीं आ जाएं अस्पताल से कोरोना। तो ऐसे कौन से प्रोटोकॉल हैं जिनको मतलब या लोग टाल सकते हैं महीने 2 महीने अभी और इंतजार कर सकते हैं बीमारियों के लिए, या कि उनको तत्काल आना चाहिए दिखाने के लिए? देखिए, हेडेक तो बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, सबको कभी ना कभी अपने जीवन में सिर में दर्द होता ही है। और इतने जिस तरह का माहौल चल रहा है उस तरह से जो डिप्रेसिव साइकोसिस है उसकी वजह से भी पेशेंट्स को हेडेक होता है। लेकिन अगर हेडेक के साथ कुछ एसोसिएटेड प्रॉब्लम्स हैं, कुछ एसोसिएटेड सिम्टम्स हैं, जैसे कि पेशेंट को उल्टी आ रही है जी, सिर दर्द हुआ और उसको उल्टी आ रही है, या उसका जी घबरा रहा है बहुत ज़्यादा और फिर उसको उल्टी हो गई, चक्कर आ रहे हैं, या फिर चक्कर आ रहे हैं, पेशेंट को बहुत ज़्यादा चक्कर आ रहे हैं और वो उसको लगे कि मुझे एक तरफ से कान से सुनाई नहीं दे रहा है, मुझे सुनने में दिक्कत हो रही है, मैं चलता हूँ तो मुझे गिरने का डर लगता है। तो इस तरह की जो प्रॉब्लम है उसके अंदर आप इमीडिएटली कंसल्ट करें। या कभी कभी ऐसा होता है कि आपको आंखों से डबल दिखना शुरू हो जाता है, आपको लगता है मुझे कोई चीज़ डबल दिख रही है, जिसको हम डिप्लोपिया बोलते हैं। हाँ, डबल विजन। तो डबल दिखाई देता है, तो वो भी एक सिम्टम हो सकता है जिसके अंदर आपको इमीडिएटली अपने जो न्यूरोसर्जन है, न्यूरोलॉजिस्ट, उनको कंसल्ट करना चाहिए। इसके अलावा अगर आपको आपकी स्पीच में प्रॉब्लम है, आपको लगे कि स्पीच में या स्वॉलोइंग में दिक्कत हो रही है, आपको लगे कि आपको निगलने में दिक्कत हो रही है, या आपको बोलने में आपको लगे कि आपकी आवाज़ लड़खड़ा रही है, तो आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। इसके अलावा अगर किसी पेशेंट को सिरदर्द के बाद दौरा आ जाए, जिसको हम सीजर्स बोलते हैं या एपिलेप्टिक अटैक बोलते हैं, तो ऐसे केसेस के अंदर मिर्गी, जिसको हिंदी में मिर्गी बोलते हैं, तो फिर आपको अपने डॉक्टर को ज़रूर कंसल्ट करना चाहिए। जी, मेरे ख्याल टालना नहीं चाहिए कोरोना का नाम लेकर। बिल्कुल नहीं टालना चाहिए, आपको अपने डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए। और हम लोग रेगुलर ओपीडीज भी कर रहे हैं जी। हम कोरोना के मरीजों का इलाज तो हो ही रहा है, लेकिन हम लोग रेगुलर ओपीडीज भी कर रहे हैं। अपने रेगुलर ओपीडीज में जाके बैठते हैं और अब जो भी पेशेंट्स आते हैं उनको हम अपनी सलाह देते हैं और उनके अगर सीटी स्कैन या एमआरआई की ज़रूरत होती है तो वो भी कराते हैं और अकॉर्डिंगली उनका ट्रीटमेंट कर रहे हैं। जी डॉक्टर साहब, ये जो मस्तिष्क में सर्जरी होती है एक्सीडेंट के अलावा, उसमें मोटे तौर पर जो मैं समझता हूँ, एक तो ट्यूमर हो जाता है, शायद यहाँ ग्लैंड होती है उसमें ट्यूमर हो जाता है, या मस्तिष्क का कैंसर हो जाता है, या मस्तिष्क में कोई गांठ हो जाती है, एबनॉर्मल कोई डेवलप हो जाती है। तो क्या क्या चीज़ें होती हैं मस्तिष्क में जिनकी वजह से सर्जरी करनी पड़ती है कुछ, और उनके सिम्टम्स क्या होते हैं? सिम्टम्स तो वही हैं जो मैंने आपको बताया। हाँ अभी सिम्टम्स तो मोर और लेस वही होते हैं। लेकिन अब मैं सबसे पहले तो अभी इस स्टेज के ऊपर हमारे एमेरिटस चेयरपर्सन जो महात्मा गांधी के हैं, प्रोफेसर डॉक्टर एम.एल. स्वर्णकार साहब, और जो हमारे चेयरपर्सन है डॉक्टर विकास स्वर्णकार, उनको थैंक्स करना चाहता हूँ कि उन्होंने हमें इतने अच्छे इक्विपमेंट्स और इतने अच्छे सारे औजार दिए हुए हैं। हमारे पास बेस्ट फैसिलिटीज़ हैं, जो कि इंटरनेशनल लेवल की फैसिलिटीज़ हैं हमारे हॉस्पिटल के अंदर। बेस्ट ऑफ माइक्रोस्कोप। मैं आपको टोकना चाहता हूँ डॉक्टर साहब एक बार बीच में। पहले सर्जरी का मतलब था दिमाग खोला जाएगा, यहाँ से यहाँ तक 32 टाँके आए, 20 टाँके आए, लोग उसकी ग्रेविटी इस तरह बताते ऑपरेशन की, 20 टाँकों वाला ऑपरेशन हुआ, 25 टाँके आए। अब तो मेरे ख्याल से मोरलेस टाँकों का किस्सा लगभग खत्म सा है, बहुत क्लियर केस में।
बिल्कुल आप ऑपरेशन माइक्रोस्कोप से करते हैं, किससे जरा बताएंगे? माइक्रोस्कोप से ही सर्जरीज होती हैं। मोस्ट ऑफ द सर्जरीज आर डन विद माइक्रोस्कोप्स जी। और एंडोस्कोप्स यूज हो रहे हैं आजकल, हम एंडोस्कोपिक सर्जरीज कर रहे जी। हैं। दूसरा हमारे पास एक न्यूरो नेविगेशन मशीन है जिसके अंदर हमको डेफिनेटिवली पता लग जाता है कि हमको किस जगह पे जाके काम करना है, तो उसके हिसाब से ही हम न्यूरो नेविगेशन मशीन के साथ ब्रेन की 3D पिक्चर आ जाती है उसके अंदर, और उसके अंदर हम लोग उसी हिसाब से इंसिशन लेते हैं, और बहुत छोटा इंसिशन होता है जिसके थ्रू हम लोग उस ट्यूमर पे या उस जिस जगह पे हमें काम करना है उस जगह पहुंच जाते हैं। इसके अलावा कुछ डालते हैं आप उसमें, जो पहुंचता है वो पिक्चर देता है। न्यूरो नेविगेशन के लिए पहले एक CT स्कैन होता है और उसकी एक CD बनती है, उस CD को हम उसके अंदर फीड करके जो न्यूरो नेविगेशन मशीन है, और उसके साथ हमारे को 3D पिक्चर मिल जाती है पेशेंट की ऑन टेबल। तो उसके साथ हम एग्जैक्टली उस पॉइंट पे पहुंच जाते हैं जहां पे हमें सर्जरी करनी है। तो हमें उससे ये भी पता लग जाता है कि हमने कितना ट्यूमर निकाला है और हमको कितना ट्यूमर और निकालना है, और हम एग्जैक्टली उसी पॉइंट पे वर्क करते हैं जो जहाँ पे ट्यूमर होता है। पूरा दिमाग नहीं खोलना, पूरा दिमाग नहीं खोलना पड़ता। जी। और आपको ढूंढना नहीं, आपको कई बार इतने छोटे ट्यूमर्स होते हैं कि आपको पहले आपको ढूंढना पड़ता था कि आपको कई बार नॉर्मल टिश्यू को भी इंजरी होती थी, पर अब वो इस तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होती। आपको डायरेक्ट उस ट्यूमर पे आप पहुंच जाते हैं उस न्यूरो नेविगेशन मशीन से। और माइक्रोस्कोप्स आपके पास होते हैं, तो माइक्रोस्कोप से बहुत छोटे से चीरे से आप बहुत बड़ा ट्यूमर निकाल सकते हैं। डॉक्टर साहब, ये जो दिमाग का कैंसर होता है, इसके बारे में थोड़ा प्रकाश डालेंगे आप? दिमाग में एक्चुअली ट्यूमर्स दोनों तरह के होते हैं, कैंसरस भी होते हैं, नॉन कैंसरस भी होते हैं। तो नॉन कैंसरस ट्यूमर्स भी काफ़ी हद तक 40% के करीब नॉन कैंसरस ट्यूमर्स होते हैं, उनको आप आराम से निकाल सकते हैं। कई बार ऐसे एरियाज में ट्यूमर्स होते हैं जो कि जिनको हम एलोक्वेंट एरियाज बोलते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट एरियाज होते हैं ब्रेन के, जो नॉन कैंसरस ट्यूमर्स होने के बाद भी बिकॉज ऑफ दोज एरियाज जो हमारे लिए डिफ़िकल्ट होते हैं निकालना, या जिनमें हमें ये चिंता होती है कि पेशेंट को कहीं कोई दूसरी इंजरी नहीं हो जाए ब्रेन के नॉर्मल पार्ट की। जी। आजकल हमारे पास न्यूरो मॉनिटरिंग सिस्टम्स भी हैं। न्यूरो मॉनिटरिंग सिस्टम में हम लोग उनको लगा के जैसे हम नॉर्मल एरिया पे पहुंचते हैं या किसी ऐसे इंपॉर्टेंट नर्व को टच करते हैं, तो वो हमें इंडिकेट कर देता है कि आप नॉर्मल एरिया में जा रहे हैं, तो आप उधर मत जाइए। जी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एक इंस्ट्रूमेंट टूल है हमारे पास। मतलब आपका ट्रैफिक सिग्नल हो गया वो। जी डेफिनेटली। और इसके अलावा जो कैंसरस ट्यूमर्स हैं, जो उसके डिफरेंट स्टेजेस होते हैं, ग्रेड 1 to 4 होते हैं। ग्रेड 4 ट्यूमर्स जो होते हैं वो बहुत जिनको हम ग्लायोब्लास्टोमा बोलते हैं, ग्लायोमास ग्रेड 4, तो वो बहुत डेंजरस टू लाइफ होते हैं, और उसमें एवरेज लाइफ स्पैन जो है मंथ्स टू वेरी स्मॉल एवरेज लाइफ स्पैन होती है उसके अंदर, लेस देन ईयर। यस। उसके अंदर एक्चुअली हम लोग फिर उसके बाद सर्जरी करने के बाद पेशेंट्स को रेडियोथेरेपी और आजकल कीमोथेरेपी भी दे रहे हैं पेशेंट्स को। तो उससे थोड़ा सा लाइफ स्पैन पेशेंट्स का बेटर हुआ है, बट ओवरऑल ये वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट सिचुएशन होती है पेशेंट्स के लिए भी और उनके रिलेटिव्स के लिए भी। डॉक्टर साहब, ऐसे तो हम लोग कविता में, साहित्य में रीढ़ की हड्डी को इस तरह लेते हैं कि किसी आदमी में स्वाभिमान है तो कहते हैं ये रीढ़ की हड्डी वाला आदमी तन के चलता है, पर मेडिकल साइंस में रीढ़ की हड्डी उससे कहीं ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। मैं समझता हूँ, जितना मुझे जानकारी है, कि दिमाग की जो सारी जितनी भी नसें हैं और वो सब रीढ़ की हड्डी के जरिए पूरा शरीर कंट्रोल होता है। उस पर थोड़ा प्रकाश डालेंगे, उसका जो सर्जरी होती है। यू आर द बैकबोन ऑफ दिस हाउस और यू आर द बैकबोन ऑफ माय लाइफ। तो बैकबोन इज वेरी इंपॉर्टेंट जी, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है एक्चुअली। सारी नसें जो ब्रेन से निकलती हैं उसके बाद वो थ्रू स्पाइनल कॉर्ड हमारे लिम्स के अंदर जाती हैं और वो गवर्न करती हैं पूरे लिम्स की एक्टिविटीज़ को जी। और आजकल बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, मैं जब अपने ओपीडी में बैठता हूँ तो मेरे पास 40-50% केसेस आते हैं जो लो बैक पेन के होते हैं जी, कि हमें कमर में दर्द हो रहा है। हाँ। और कमर में दर्द का बहुत सारा रीज़न आजकल ये है कि बहुत सारी, एक तो सेडेंटरी लाइफस्टाइल हो गई है, लोग बिल्कुल एक्सरसाइज नहीं करते हैं जी, पोस्चर का बिल्कुल ध्यान नहीं रखते हैं जी। और जो आजकल यंग बॉयज़ हैं वो जिम एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा करते हैं, जो कि अनप्रोटेक्टेड जिम एक्टिविटीज़ करते हैं, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा यंग बॉयज़ को बैक पेन की प्रॉब्लम होती है। जो उसमें कुछ एक्सेस भी कर लेते हैं जी, वो अनप्रोटेक्टेड, मतलब विदाउट एनी किसी इंस्ट्रक्टर के वो अपने मर्जी से अपना हिसाब से एक्सरसाइजेस करते हैं, तो उसकी वजह से कई बारी स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर बहुत स्ट्रेन पड़ता है। जो हमारी वर्टिब्रा के बीच में डिस्क होती है वो डिस्क प्रोलैप्स होने का बहुत डर होता है। तो आजकल मेरे पास कई यंग पेशेंट्स आते हैं जिनको डिस्क प्रोलैप्स हो जाता है, जो पहले इतना कॉमन नहीं था। सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस की बहुत कॉमन प्रॉब्लम है आजकल। एक हमारे पास कुछ बेल्ट ऐसी, अब तो खैर पहले से बेटर हो गई सिचुएशन, जिसमें फ्लोराइड पानी में बहुत होता था और जिसकी वजह से फ्लोरोसिस बहुत होता था। फ्लोरोसिस होता था। फ्लोरोसिस जो स्पाइन के अंदर आ जाता है एक बार,
तो उसकी वजह से पेशेंट्स के हाथ पैरों में अकड़न हो जाती है और वो बहुत डिफिकल्ट होता है ट्रीट करना। गांव के गांव कुबड़े हो गए कई राजस्थान में। जी जी राजस्थान में बहुत बड़ी समस्या फ्लोराइड रही की है, बहुत फ्लोराइड प्रॉब्लम वाले रही है। पानी की। फ्लोरोसिस बहुत पहले प्रेवलेंट था, लेकिन अब डेफिनेटली बेटर होता जा रहा है, पहले से कम हो गया है बहुत। डॉक्टर साहब आपसे एक बार और मिलना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं रीढ़ की हड्डी पे, स्पाइनल कॉर्ड पे बात हो नहीं पाई आज। जी आज हम मस्तिष्क तक ही रहे और कोरोना पे रहे क्योंकि कोरोना प्रभाव है। जी। पर डॉक्टर साहब ये भय का माहौल है, चारों तरफ कोरोना से डरे हुए लोग हैं, किसको पता कल किसकी खबर आ जाएगी। बड़े से बड़े लोग, छोटे छोटे लोग, किसी को ऑक्सीजन के अभाव में मरना पड़ रहा है। कोई मतलब कोई वृतांत व्यक्त नहीं किया जा सकता। ऐसी सिचुएशन जो मानव सभ्यता में के इतिहास में कभी नहीं आई, वो सिचुएशन अब आ गई है। इतने दौर की प्रगति के बाद, इतनी ऊंचाइयां छूने के बाद आदमी इतना लाचार है, परंतु फिर भी आपके पास एक गुण और है, गीत का, संगीत का। और जाते जाते मैं चाहता हूं कि चंद पंक्तियों से आप हमारे दर्शकों को हौसला देके जाएं जिंदगी का। और ये जो भय का वातावरण है, हमने बड़ी गंभीर बातें की है, लेकिन इस गंभीरता से भी लोग बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। तो एक लाइटर मोड में चाहता हूँ आपकी जो दूसरी एक खूबी है। जी, मुझे गाने का बहुत शौक है। मैं अपनी एक्टिविटीज़ जो मेरी, एक मिनट में, जी, जो मेरी प्रोफेशनल एक्टिविटीज़ हैं, प्रोफेशनल वर्क है, उसके अलावा मैंने अपना बाकी सारा टाइम मैं अपने म्यूज़िक को डिवोट करता हूँ। मैंने संगीत विशारद भी करा हुआ है, बहुत पहले किया था, लेकिन अब तो खाली फिल्मी सॉन्ग्स ही गाते हैं। तो मैं लोगों को यही कहूँगा, आम जो जितने लोग सुन रहे हैं मेरी बात को, कि ये सारे ह्यूमन रेस के ऊपर, मैनकाइंड के ऊपर ये प्रॉब्लम हुई है, तो आप अकेले नहीं हैं, हम सब इक्वली इन्वॉल्व हैं इसके अंदर। हम सबको अपने आप को बचा के रखना है, अपने आप को सेफ रखना है। और आपको जो सारे प्रोटोकॉल्स बता रखे हैं कि हाथ धोना है, आपको मास्क लगा के रखना है, सैनिटाइज़र यूज़ करना है, सोशल डिस्टेंसिंग करनी है, वो सब चीज़ें आप करें प्लीज़। आप बहुत इंपॉर्टेंट है अपनी फैमिली के लिए, तो ये आप बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको, इन प्रोटोकॉल्स को फॉलो करें प्लीज़। और अंत में मैं एक गाना आपको कुछ पंक्तियाँ सुना रहा हूँ। किस तरह जीते हैं ये लोग, बता दो यारो, किस तरह जीते हैं ये लोग, बता दो यारो, हमको भी जीने का अंदाज सिखा दो यारो, क्या बात। किस तरह जीते हैं ये लोग, बता दो यारो, दर्द के नाम से वाकिफ ना जहाँ हो कोई, दर्द के नाम से वाकिफ ना जहाँ हो कोई, ऐसी महफिल में हमें भी तो बिठा दो यारो। क्या बात है डॉक्टर साहब, क्या बात है। हमको भी जीने का अंदाज सिखा दो यारो, किस तरह जीते हैं ये लोग, बता दो यारो, किस तरह जीते हैं ये लोग। वाह डॉक्टर साहब वाह, क्या बात है, क्या बात है। और ऐसी महफिल जल्दी हमारे बीच फिर सजने लगेगी जिसमें दर्द का नाम नहीं हो। बस यही कामना करते हैं आज हम, आप भी यही कामना करेंगे। और सारे दर्शक जो हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उनसे भी हमारा निवेदन है, ईश्वर से हाथ जोड़कर प्रार्थना करें, मानवता पर जो संकट आया है हम इससे जल्दी ही बाहर निकल कर आएँ। और बाहर निकलने के लिए हाथ पर हाथ रख के नहीं बैठना है, हमें भी थोड़ा सा परिश्रम करना है, मास्क पहनना है, दूरी रखनी है, हाथ को बार बार धोना है और कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करना है। डॉक्टर साहब रोहिन भाटिया जी आज हमारे बीच आए, मस्तिष्क की सर्जरी को लेके, कोरोना प्रोटोकॉल को लेके बहुत सी बातें की। मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूं और एक बार फिर उनसे मिलने की गुजारिश करता हूं, अपने दर्शकों से रूबरू होने की, जिसमें हम बात करना चाहेंगे रीढ़ की हड्डी, स्पाइनल कॉर्ड पर, क्योंकि उसकी भी सर्जरी यही करते हैं। नमस्कार।
इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं महात्मा गांधी अस्पताल जयपुर।